हेलो एवरीवन। तो बच्चों, जैसा हमने कहा था कि हम लोग 11th फिज़िक्स के साथ साथ अब क्लास 12th के फिज़िक्स भी शुरू करेंगे, क्योंकि जो वक्त हमारे पास बचे हैं उस वक्त को देखते हुए मैं 11th 12th की दोनों फिज़िक्स को अब साथ साथ लेके चलना होगा। और एक चीज़ और भी मैंने कही थी कि जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एक नीट के साथ साथ कहीं उनको CUT की एग्ज़ामिनेशन में भी अपीयर होना है, तो मैंने कहा था कि दोनों एग्ज़ामिनेशन में कोई बहुत फंडामेंटल फ़र्क नहीं है। ठीक है, एक मोटे तौर पर दोनों अप्रॉक्सीमेटली सेम एग्ज़ाम है। हर तरीके से अगर इसको मेज़र करोगे तो पाओगे कि तुम्हें कुछ अलग नहीं करना है। तो जो सिर्फ नीट के लिए टारगेट कर रहे हैं, 11th हम लोग शुरू कर चुके हैं, पढ़ रहे हैं हम लोग उसको अच्छे से। क्लास 12th अब शुरू हम लोग कर दे रहे हैं। तो हमें तो दोनों अच्छे से कंप्लीट करना है अगर नीट एग्जामिनेशन में अपीयर होना है तो। और जो सिर्फ CUT जिनका टारगेट है या CUT भी नीट के साथ टारगेट है, उनको ध्यान रखना है कि क्लास 12th की फ़िज़िक्स पर हमें बहुत अच्छे से कमांड होना चाहिए। और एक बात मैं तुमको बता दूं, नीट एग्ज़ामिनेशन में भी तुमको पिछले अगर 2-3 साल का अगर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया जाए तो तुम ये पाओगे कि क्लास 12th की फ़िज़िक्स से क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा आ रहे हैं। कह सकते हो कि यार 60-40% का रेशो ऐसा कुछ है। क्लास 12th की फ़िज़िक्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। CUT का तो खैर पूरा सिलेबस ही क्लास 12th का है। नीट में भी क्लास 12th को वेटेज ज़्यादा है, इस बात को ध्यान रखना। तो हमें क्लास 12th की फ़िज़िक्स बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। और तुम बिलीव करो, क्लास 12th की फ़िज़िक्स कंपैरेटिवली थोड़ी सी तुमको ईजी लगेगी 11th की फ़िज़िक्स के कंपेरिजन में। मैकेनिक्स वगैरह थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, मगर यहाँ बातें तुमको थोड़ी सी ईजी लगेगी। पढ़े भी होगे तो इस बात को फील भी किए होगे, है ना। दूसरी बात कि CUT एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चंस थोड़े से फैक्ट बेस्ड रहते हैं। ठीक है, बुक्स में जो फैक्ट्स लिखे हैं वो अगर तुमको अच्छे से पता है, याद है, तो तुम्हें फ़ायदा होगा CUT एग्ज़ामिनेशन में। नीट में भी एक आध दो क्वेश्चंस तुमको मिल जाएंगे फैक्ट बेस्ड, मगर कॉन्सेप्चुअली वहाँ पे ज़्यादा रहेंगे। तुमको सब्जेक्ट के नॉलेज से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे नीट एग्जामिनेशन में। हालांकि फिजिक्स का एग्ज़ाम है तो मैंने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के बन ही नहीं सकता, मगर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी तुमको 1-2 मिल जाते हैं। और CUT में तुम्हें ये नंबर तुमको ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि क्लास 12th की फ़िज़िक्स में जो फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स को अच्छे से याद रखना है। उनसे क्वेश्चन 1-2 आएंगे तो फटाफट टिक किया, आगे से उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना होता है। पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता, दैट्स इट। ठीक है, फाइन। सॉरी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए क्लास 12th की फ़िज़िक्स हम लोग आज से अभी से शुरू करते हैं। ठीक है, एंड ऑब्वियसली द फर्स्ट सेक्शन विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग शुरू करेंगे वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, और सबसे पहला टॉपिक जो तुमको मैं आज शुरू करूँगा दैट विल बी क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का प्रिंसिपल क्या होता है, यहाँ से बात लोग अपनी शुरू करते हैं। ठीक है, वो पूरी हिस्ट्री, चार्ज कैसे आया, चार्ज को किसने देखा, चार्ज का कॉन्सेप्ट कैसे आगे बढ़ा, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। वी डोंट नीड टू डिस्कस दैट। हम लोग क्लास 12th में शुरुआत नहीं कर रहे। हमें हर एग्जामिनेशन के लिए पढ़ने का तरीका आना चाहिए। वी आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। हमें नीट CUT देना है, तो हम ये मानते हैं कि हम लोग एक बार थोड़ा सा पीछे चीज़ों को पढ़ें, बस उसको अच्छे से हमको एक बार मेमोराइज करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से लोग इस पूरे 12th को फिर से कंप्लीट करेंगे बहुत कम टाइम में, और जितना ज़रूरी है उतना बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलो। तो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज का क्या कहता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी बॉडी है, ठीक है, किसी बॉडी पर अगर कोई चार्ज आता है, पॉजिटिव नेगेटिव वॉटेवर जो भी है, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सरप्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है,
जो भी चार्ज किसी बॉडी पर आता है, उस चार्ज को जब लोगों ने मेज़र किया, एक्सपेरिमेंटली उसको देखा, समझा, तो ये पाई एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लोगों ने पाई, देखी कि किसी बॉडी पर जो चार्ज अपीयर होता है Q, वो एक खास चार्ज के हमेशा मल्टीपल में ही आता है। जैसे Q इज इक्वल टू, लोगों ने कहा N/E। किसी बॉडी पर यू कैन राइट प्लस माइनस हियर अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ चार्ज। तो लोगों ने कहा किसी बॉडी पर जब हम कोई फ्री चार्ज हम देखते हैं तो चार्ज हमेशा एक खास वैल्यू के मल्टीपल में हमको देखने को मिलता है, और वो खास वैल्यू जो मल्टीपल में है उसको E से डिनोट करते हैं। और N यहाँ पर पे एक इंटीजर वैल्यू है जो 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। इसी बहुत बेसिक से प्रिंसिपल को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा, ये जो E है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक या फंडामेंटल चार्ज कहते हैं, दिस E इज इलेक्ट्रॉनिक और फंडामेंटल चार्ज। और ये होता क्या है? तो ये होता है कि चार्ज प्रेजेंट ऑन या चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। किसी भी बॉडी पर जो चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, भाई चार्ज पार्टिकल तो भगवान ने इन्हीं को बना के भेजा हमारे पास, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और तो कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है इन जनरल, है ना। तो इन दो पार्टिकल्स के वजह से ही किसी भी बॉडी पर चार्ज अपीयर होता है, और कोई तीसरी वजह नहीं है किसी बॉडी के चार्ज होने की। इन्हीं दोनों पार्टिकल को ही चार्ज्ड होने का प्रॉपर्टी मिला है। तो किसी बॉडी पर जो चार्ज आएगा वो इन्हीं दोनों पार्टिकल्स के वजह से होता है। कभी कोई एक्सेस हो गया, कभी कोई कम हो गया, तो उसके हिसाब से चार्ज आ जाएगा। हम भले कहते हैं कि द चार्ज ऑफ द बॉडी, लेकिन वो चार्ज बॉडी का है, मगर बॉडी में चार्ज किस वजह से है? उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, उससे हो सकता है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, उससे हो सकता है। तो अल्टीमेटली इन इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के हेर फेर से ही चार्ज अपीयर होता है। बॉडी का अपना खुद का चार्ज थोड़ी है, वो तो बॉडी पर के अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स का कह सकते हो कि कलेक्शन है, उसके हिसाब से बॉडी पर चार्ज अपीयर होता है। तो जो मेन रीज़न है बॉडीज़ पर चार्ज के आने का, वो तो यही दो पार्टिकल्स हैं। तो जब भी चार्ज आएगा, इन्हीं जो पार्टिकल्स पर जो चार्ज है उनके मल्टीपल में तो आएगा। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया या एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, उसके हिसाब से चार्ज अपीयर होगा। तो क्यों ना ये फॉर्मूला होल्ड हो, इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। और सिंपल सी बात है, किसी बॉडी पर जब हम कुछ चार्ज चेक करेंगे तो वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के मल्टीपल में होगा या फंडामेंटल चार्ज के मल्टीपल में होगा, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। लाइक आई थिंक, मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि E/3, E/5, E/7 इस किस्म के चार्ज बॉडीज़ पर देखने को नहीं मिलेंगे। तो क्या मिलेंगे? कुछ ऐसे मिलेंगे, +-E, +-2E, +-3E, +-4E एंड सो ऑन। कुछ इस तरीके की चीज़ें तुमको देखने को मिलेंगी। ये इस टाइप के फ्रैक्शंस तुमको देखने को नहीं मिले। तो ये क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल का एक बेसिस है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र जब भी चार्ज पार्टिकल के ट्रांसफ़र में होगा, इस बात को यूँ भी समझ सकते हो कि जब भी दो बॉडीज़ के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है तो ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन्स के मल्टीपल में ही तो होगा। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, कभी फ्रैक्शन में चार्ज का ट्रांसफ़र तो नहीं हो सकता। तो जो भी चार्ज अपीयर होगा
वो इसी चार्ज के मल्टीपल में हमेशा होना, क्योंकि चार्ज का ट्रांसफ़र जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स में होगा, और नंबर्स कभी तुम्हारा फ्रैक्शन में नहीं हो सकता ना, किसी चीज़ की संख्या फ्रैक्शन में कैसे हो सकती है। तो इसलिए जो चार्ज अपीयर होगा वो हमेशा ई के मल्टीपल में ही होना है। अभी जो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल है इसमें दो साइंटिस्ट का हमेशा नाम आता है कि कहाँ से ये चीज़ पहले आई। तो एक लॉ याद रखना जिसको हम लोग अच्छे से पढ़ते भी हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, सुना होगा इसके बारे में, जानते भी होंगे। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है उसमें फैराडे ने इस चीज़ को सबसे पहले देखा कि चार्ज जो डिपॉजिट हो रहे हैं वो एक खास चार्ज के मल्टीपल में है ना। तो एक फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में फैराडे ने इस बात को देखा, एक्सपेरिमेंट में इन्होंने इस बात को समझा कि जो चार्ज डिपॉजिट हो रहे हैं वो एक खास चीज़ के मल्टीपल में है। एक और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इसका बाद में इसको और अच्छे समझा गया बाय मिल्कन 1912 में। तो मिल्कन का एक एक्सपेरिमेंट है, मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, वहाँ पे इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व भी किया गया कि हाँ ये बात बिल्कुल सही कि जो चार्ज अपीयर हो रहे हैं वो हमेशा एक खास किस्म के चार्ज के हमेशा मल्टीपल में ही आ रहे हैं। तो ये दो एक्सपेरिमेंट्स थे, ऑब्जर्वेशन कल एक्सपेरिमेंट को जो भी कह लो, जहाँ से क्वांटाइजेशन चार्ज होता है इस बात को समझना लोगों ने शुरू किया। और आज इस बात को बहुत अच्छे से, यानी इसके बाद भी हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं। हालांकि एक चीज़ अभी और भी है मगर वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल में और भी कहानी है कि आगे क्या होता है। ये चार्ज ई है, फिर क्वार्क की बात आती है, क्वार्क के मल्टीपल में चार्ज भी देखने को मिलता है। तो वहाँ तक बात मैं नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल सिर्फ बात अभी इतनी सी है कि नाउ इट इज़ एस्टैब्लिश्ड फैक्ट कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का हमेशा मल्टीपल होगा। बस तुमको इतना ध्यान रखना है, यहीं से हमें क्वेश्चन मिलेंगे, यहीं से हमें बातों को समझना होगा, ठीक है। तो ये मान लो कि एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है कि मेरे पास ये एक ग्लास रॉड है, ठीक है, और एक सिल्क का कपड़ा है, ठीक। और इस ग्लास रॉड को और सिल्क को हम लोग आपस में रब करते हैं। रबिंग से ही पहले, सबसे पहले याद रखना, ये रगड़ना या रब करने से ही इलेक्ट्रिसिटी चार्ज की खोज हुई थी बैक 600 BC। तो वहीं से एग्जांपल में लेके चल लो। मान लो एक ग्लास रॉड है और एक मेरे सिल्क का कपड़ा है ना। इसको रगड़ना मैंने शुरू किया इन दोनों को आपस में, तो ये देखा कि जो ग्लास रॉड है जब इसको रब करते हैं आपस में तो ग्लास रॉड पर एक पॉइंट चार्ज बोल रहा हूँ, एक पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है, ठीक है, और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज अपीयर हुआ। देखो बात में एक चीज़ तो बताना भूल ही गया कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE जो हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। यहाँ पे E हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, फंडामेंटल चार्ज है। एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वही फिलहाल हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मान रहे हैं, ठीक है। इससे छोटा चार्ज होता है कि नहीं होता उसको छोड़ो अभी। ये एक फंडामेंटल चार्ज है, उसी के मल्टीपल में सारे चार्ज हमको नेचर में देखने को मिलते हैं। ये क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल का सीरियस सिंपल सी कहानी है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, देखो वैल्यू लिखना मैं भूल गया था। तो E इज इक्वल टू 1.602192 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू होती है जो तुमको याद रखना है, द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, ठीक है। प्रैक्टिकल कैलकुलेशन के लिए हम 1.6 तक ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उतने ही से हम लोग काम चलाएंगे। एग्जैक्ट वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की इतनी होती है, ठीक है। चलो, तो जब मैं इस ग्लास रॉड को सिल्क से रब किया तो देखा कि ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हुआ, सिल्क पर नेगेटिव चार्ज अपीयर हुआ। काफ़ी खोजबीन के मशक्क़त करने के बाद फिलोसफर लोगों ने ये बात बताई कि जो चार्ज अपीयर हो रहा है ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से हो रहा है।
ये जो चार्ज्ड हो जा रहे हैं बॉडी, इलेक्ट्रीफाइड हो जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल के ट्रांसफ़र से हो रहा है। तो अगर ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र ग्लास रॉड से सिल्क की तरफ हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि ग्लास रॉड पे द चार्ज विच हैज़ अपीयर्ड इज दिस मच, प्लस 1.28 10⁻⁻10 कूलम। ग्लास रॉड पर इतना चार्ज का अपीयर हुआ है सिल्क से रगड़ने के बाद। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ फ्रॉम ग्लास टू रॉड, फ्रॉम ग्लास रॉड टू सिल्क। एंड एक चीज़ और पूछा है, इज देयर एनी चेंज इन मास। एक क्वेश्चन और पूछा हमसे कि क्या ग्लास रॉड और सिल्क पर जो चार्ज अपीयर हुआ है, एक पर प्लस एक पर माइनस, उतना ही चार्ज आएगा, अलग नहीं, एक जितना प्लस उतना उससे माइनस। अगर इस पर मैं कहूँ कि प्लस 1.28 इंटू 10⁻⁻10 कूलम है तो इससे माइनस 1.28 इंटू 10⁻⁻10 कूलम चार्ज होगा। तो पूछाएगा तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ है। तो फॉर्मूला हम लोग जो यहाँ पे यूज़ करेंगे दैट विल बी Q इज इक्वल टू N इंटू E। ठीक, हमें नंबर्स निकालने, हमें सिर्फ साइन की ज़रूरत नहीं है, बस हम नंबर्स एन से काम चला लेंगे। तो चार्ज की मैग्नीट्यूड जो आई है बस वो लिख दिया जाए 1.28 10⁻⁻10। एन हमको पता करना है, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज बस 1.6 तक बहुत है, 10⁻⁻19। तो एन विल बी 1.28 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो कैन चेक इट, 0.8 टाइम्स में कैंसिल होगा और ये ऊपर गया तो 10⁻9 और यू कैन से 8 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम कहाँ से कहाँ, फ्रॉम ग्लास टू सिल्क। ग्लास टू सिल्क में इतने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ होगा रब करने से, तब दोनों पे इतना चार्ज आया है। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल से एक सवाल तो तुमको ऐसे मिलेंगे। ठीक है, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बताओ, या नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इतने जा रहे हैं तो चार्ज कितना अपीयर होगा, कुछ भी पूछा सकता है। तो दिस इज़ द फॉर्मूला दैट यू शुड यूज़। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, इज़ देयर एनी चेंज इन मास, क्या इनके चार्ज होने से ग्लास पॉजिटिवली चार्ज हो गया, सिल्क नेगेटिवली चार्ज हो गया, इनके चार्ज होने से इनके मास पर कोई फ़र्क पड़ेगा? तो इसका आंसर है डेफिनेटली यस। अगर इनके रब करने से इन पर चार्ज आ रहे हैं तो मास पर फ़र्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? सुनो, ये चार्ज कैसे आ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र से आ रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र ग्लास से सिल्क में हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन के पास भाई मास होता है, चलो मानते हैं बहुत कम होता है मगर होता तो है। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है याद रखना, इलेक्ट्रॉन हैज़ गॉट मास 9.1 10⁻⁻31 ऑफ किलोग्राम। ठीक, ये एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो अब ये बताओ, जब एक इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होगा ग्लास से सिल्क में तो इस ग्लास के मास में इतनी कमी आएगी कि नहीं? जब सिल्क एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा तो उसके मास में इतनी बढ़ोतरी होगी कि नहीं? ऑब्वियसली होगी। तो मास में चेंज होगा। कितना चेंज होगा? जितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन का जितना मास है उसको चेक कर लो। तो इज़ देयर एनी चेंज इन मास? द आंसर इज यस, इट विल। और कितने का होगा? तो चेंज इन मास डेल्टा m इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 8 इंटू 10⁸ एंड मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31। फ्रॉम हियर यू कैन कैलकुलेट कि भाई कितना मास में चेंज होगा
इतना मास ग्लास रॉड का कम होगा, इतना मास सेल का बढ़ जाएगा। तो यस, देयर विल बी चेंज इन मास बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ठीक है, तो एक क्वांटेशन प्रिंसिपल में एक छोटा सा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तुमको मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलो फिर चलते हैं हम लोग, अब पढ़ते कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। ठीक है, जल्दी से कर लो। चलो अब चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा समझते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है। ठीक है, और बेसिक सा प्रिंसिपल है। जैसे मान लो मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये हुआ कि बस यही सिस्टम है, इसके आसपास जो भी सराउंडिंग्स है उसका इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम मेरे पास है। ठीक है, मान लो इसके अंदर कुछ बॉडीज़ हैं, ढेर सारी बॉडीज़ हैं। ठीक है, लाइक A, B, C, D। ठीक, सभी पर अलग अलग चार्ज है। इस पे चार्ज मान लो कुछ है प्लस Q1, इस पे चार्ज मान लो कुछ है माइनस Q2, इस पे भी मान लो कुछ चार्ज है, लेट अस सपोज प्लस Q3, इस पे मान लो कुछ चार्ज है माइनस Q4, और इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज है ऐड वैड करने पर जो सिस्टम का टोटल चार्ज है दैट इज Q। ठीक, दैट इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 करने पर Q आता है। मान लो कुछ भी ज़रूर भी हो सकता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बहुत सिंपल सी बात कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल चार्ज सिस्टम का होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसमें कभी भी कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। इट इज़ पॉसिबल कि सिस्टम के अंदर जो पार्ट्स हैं उनके चार्ज में फ़र्क देखने को मिल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ए और सी के बीच में चार्ज का कुछ लेन देन हो जाए, ए से चार्ज सी पर चला जाए, सी से डी पर आ जाए, बी से डी पर आ जाए, इट इज़ पॉसिबल। तो इंडिविजुअल बॉडीज़ का चार्ज बदल सकता है, लेकिन ये जो पूरा आइसोलेटेड सिस्टम है इसका जो टोटल चार्ज रहेगा वो कंजर्व रहेगा। बहुत सिंपल सी भाषा में समझा रहा हूँ, बहुत तामझाम नहीं, सिंपल सी बात को समझो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के प्रोटॉन्स के वजह से व्हाटएवर जो भी वजह हो, जो भी चार्ज है वो सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। यही कंजर्वेशन प्रिंसिपल कहता है। ठीक है, देखो चार्ज पार्टिकल्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स जिनकी जनरली बात करते हैं, वो क्रिएट और डिस्ट्रॉय हो सकते हैं किसी भी प्रोसेस में। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक न्यूट्रॉन जब ब्रेक करता है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रोड्यूस होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक सिस्टम है, न्यूट्रॉन एक सिस्टम मान लो जिस पर चार्ज ज़ीरो है, वो एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पैदा कर दिया। ठीक है, तो नेट चार्ज अभी भी तो ज़ीरो है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जोड़ोगे प्रोटॉन का चार्ज जोड़ोगे नेट चार्ज विल बी स्टिल ज़ीरो। तो न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल था, एक आइसोलेट सिस्टम था, उसने दो चार्ज पैदा किए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, लेकिन स्टिल द टोटल चार्ज इज ज़ीरो। तो व्हाट आई वांट टू से कि इस पूरे प्रोसेस में चार्ज पार्टिकल्स भले प्रोड्यूस हो सकते हैं या डिस्ट्रॉय क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन जो सिस्टम का जो चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। यही कंजर्वेशन प्रिंसिपल है। अगर हम दो बॉडी को, अगर तुमको हम लोग रब करें, अगर दो बॉडी को हम लोग रब करके जो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं उसकी बात मैं अगर तुमको बताऊं, तो फॉर एग्जांपल अगर दो बॉडी को हम रब करते हैं, ठीक है, इनिशियल मान लो कि दोनों पर नेट चार्ज ज़ीरो है, बोथ ऑफ देम आर न्यूट्रल। अगर मैं इनको रब करूंगा और एक पर पॉजिटिव चार्ज मान लो आ गया, ठीक है, दूसरे पर आगे दिखा दे रहा हूँ, जब मैं यहाँ जीरो दिखाऊंगा तो पॉजिटिव दिखाना ठीक नहीं है। ठीक है, अब इनको रब किया, रब करने पर क्या हुआ, एक बॉडी पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, और दूसरे बॉडी पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ गया। बट अभी भी अगर तुम इनका टोटल चार्ज निकालोगे ना, तो यहाँ पर भी टोटल चार्ज ज़ीरो था, यहाँ पर भी टोटल चार्ज ज़ीरो होगा। तो बॉडीज़ पर चार्ज अपीयर हो सकता है, बॉडी से चार्ज गायब हो सकता है, लेकिन सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा
वो हमेशा कंजर्व रहेगा, ज़ीरो रहेगा। टोटल चार्ज अगर इनका पॉजिटिव आता है ना तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इस सिस्टम का टोटल चार्ज अगर नेगेटिव है तो हमेशा वो नेगेटिव ही रहेगा। अंदर सिस्टम के चार्ज में घटना बढ़ना वो लगा रहेगा। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल चार्ज सिस्टम का होगा वो हमेशा कंजर्व रहेगा। यही इस प्रिंसिपल का कहना है। अगर हम एक यूनिवर्स को एक सिस्टम मान लें तो इस पूरे यूनिवर्स में जितना भी चार्ज है वो हमेशा से कंजर्व है। अब यूनिवर्स के अंदर जितनी बॉडीज़ हैं उनके बीच चार्ज बदल रहा है, कभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, इसके ऊपर बढ़ गया, वहाँ पे कम हो गया, वो अलग बात है, वो तो सिस्टम के अंदर बदलाव हो रहा है। मगर जो पूरा सिस्टम का चार्ज होगा वो हमेशा कंजर्व रहता है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का बहुत बेसिक सा स्टोरी है जो हमको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो कोई ख़ास इससे बात नहीं है, बस पता हो कि भाई कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दैट इज़ कंजर्वेशन प्रिंसिपल। सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, बॉडीज में कैसे चेंज कर रहा है, लेट इट बी, द टोटल विल नेवर गोइंग टू बी चेंज्ड। ठीक है, तो दिस इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फाइन, आगे चलते हम लोग और शुरू करते हैं कूलॉम्स लॉ। ओके फाइन, अब शुरू करते हैं हम लोग इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जहीं से इस चैप्टर की एक्चुअल शुरुआत होती है, दैट इज द कूलॉम्स लॉ। ठीक है, जिससे क्वेश्चंस की भरमार हमारे पास होती है। इस चैप्टर का जो पूरा जान है, इस पूरे क्लास 12th की सिलेबस का जो जान है वो यही कूलॉम्स लॉ है। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है ये। पूरा क्लास 12th की आधी फिजिक्स जो है वो इसी फंडामेंटल प्रिंसिपल के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो एक प्रिंसिपल सोचो कितना इंपॉर्टेंट है कि वो कितना चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कूलॉम ने जब इस लॉ को दिया भी होगा तो शायद उनको भी नहीं पता होगा कि ये इतना ज़्यादा आगे जा करके चीज़ों को कंट्रोल करने वाला है। तो कूलॉम्स लॉ है क्या, बहुत बेसिक बात है, समझ लीजिए। पहले मान लो मेरे पास 2 पॉइंट चार्ज है और स्टेशनरी है। ठीक है, स्टेशनरी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सप्लोर है, तो चार्ज पार्टिकल यहाँ पर पे रेस्ट में हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो और पॉइंट के फॉर्म में हो, ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि चार्ज पार्टिकल पॉइंट के फॉर्म में ही यहाँ पर पे कंसीडर करना है। या यूँ कह सकते हो अगर पॉइंट नहीं भी है तो उनके बीच की डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है कि वो दोनों चार्ज जो पॉइंट चार्ज नहीं है वो पॉइंट चार्ज की तरह अपीयर होंगे, काम करेंगे, दे विल वर्क लाइक ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो स्टेशनरी हो, पॉइंट के फॉर्म में हो। जैसे पॉइंट मास हम लोग समझते हैं, है ना, पॉइंट मास ग्रेविटेशनल लॉ में सेंटर ऑफ मास है, पॉइंट मास की बात करते हैं क्लास 11th में। वैसे ही मान लो पॉइंट चार्ज है, चार्ज पॉइंट के फॉर्म में है या पॉइंट के फॉर्म में नहीं भी है तो डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है, दे लुक लाइक अ पॉइंट। ठीक है, अब इनके बीच का डिस्टेंस मान लो r है। तो कूलॉम ने अपने काफ़ी एक रिगरस एक्सपेरिमेंट के बाद, बहुत तरीके की मैथमेटिकल चीज़ों से गुजरने के बाद, दो चार्ज पार्टिकल के बीच जो इंट्रैक्शन होता है उस इंट्रैक्शन के बारे में बहुत ही बेसिक लॉ उन्होंने दिया। तो कूलॉम ने कहा कि दो चार्ज पार्टिकल जो पॉइंट फॉर्म में है, स्टेशनरी है, उनके बीच जो इंट्रैक्शन होगा, फोर्स होगा, अट्रैक्टिव रिपल्सिव जो भी हो, वो उनके चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, F प्रोपोर्शनल टू मॉड Q1 मॉड Q2। यही पता लगा है कि F प्रोपोर्शनल टू 1/r², उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये सब बातों तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत मैथमेटिकली चीज़ों को एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में देखा, ऑब्जर्व किया, अलग अलग डिस्टेंस पर चार्ज स्फीयर को रखा, उनकी चार्ज को बदला, तब जाकर कि ये उनको रिलेशन मिला। 1785 वॉज द ईयर, अगर मैं सही से रिकॉल करवा रहा हूँ तो, जब उन्होंने इन लॉ को एक पूरे प्रॉपर तरीके से दुनिया के सामने रखा कि तो कैसे होता है। अब इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो व्हाट वी गेट इज F प्रोपोर्शनल टू मॉड Q1 मॉड Q2/r²। ठीक, अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए बीच में कांस्टेंट आएगा, मॉड Q1
मॉड Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक बेसिक फॉर्म है कूलॉम्स लॉ का, जो कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अब ये जो के कांस्टेंट की वैल्यू है वो बहुत चीज़ों पर निर्भर करती है कि हम चार्ज की यूनिट्स क्या लेते हैं, चार्ज के बीच मीडियम हम लोग क्या लेते हैं। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलॉम। ठीक है, तो हम लोग उसी एसआई यूनिट के हिसाब से आगे बात करते हैं। और अगर मीडियम इफ़ मीडियम इज़ वैक्यूम, मान लो चार्ज पार्टिकल के बीच का मीडियम अगर वैक्यूम है जाए, तो ये जो कांस्टेंट है के, उसकी जो वैल्यू होती है दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 प्लस नॉट, जिसकी कंप्लीट वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर में आती है। ठीक है, अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम की परमिटिविटी के नाम से जानते हैं, और इट हैज़ गॉट वैल्यू 8.85 × 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। अब अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं तो कूलॉम्स लॉ का जो हमको मेन फॉर्मूला मिलता है दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 मॉड Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इस बात को ध्यान रखना कि जब भी इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे हमें चार्ज का मॉड सिर्फ कंसीडर करना है। वी हैव टू टेक ओनली देयर मॉड। हमें चार्ज पार्टिकल के सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होगा, उनके पॉजिटिव नेगेटिव साइन से बड़ा कोई वास्ता नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज योर मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। ठीक है, अब हमको एग्जामिनेशन में कूलॉम्स लॉ तो पूछना नहीं है, कूलॉम्स लॉ क्या होता है, हमें कूलॉम्स लॉ को अप्लाई करके क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, तो जो बात ध्यान से समझनी है वो ये समझनी है कि दिस हैज़ गॉट कंप्लीट वैल्यू 9 × 10⁹। चार्ज पार्टिकल को साइन के साथ नहीं लेना है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म अगर लिखेंगे तो ठीक है ले सकते हो। स्केलर फॉर्म हम लोग फोर्स का ले रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो चार्ज पार्टिकल का केवल मैग्नीट्यूड मॉड लगाए समझ जाना है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, तो ये तुम्हारा कूलॉम्स लॉ है जिसको हम बहुत अच्छे से समझते भी हैं, बस अप्लाई करने की देरी। ठीक है, तो अभी इस पर एक दो कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेसिक कूलॉम्स लॉ, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, जल्दी चलो आगे चलते हो, देखते हैं कि एक चीज़ और समझने की जरूरत है, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इससे बनेगा कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं जो हमको याद होना चाहिए। जैसे बोल देगा कि दो प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स का रेशियो क्या होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जिसको हम लोग पहले देखते हैं, इसको फिर याद रखेंगे और फिर देखेंगे दोनों फोर्स में से कौन बड़े मैग्नीट्यूड वाला फोर्स है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले तुमको बताता हूँ, फॉर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पेयर, जैसे मुझको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में चेक करना है कि भाई दोनों के पास चार्ज है, दोनों के पास मास है। चार्ज होगा तो दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। इन दोनों फोर्स का रेशो क्या होगा, कौन किस पर कितना डोमिनेट करेगा, ये चीज़ आगे हमको बहुत कुछ समझने में हेल्प भी करेगा। तो और देखते हैं इसका मतलब क्या। बट बिफोर दैट कुछ चीज़ याद रखना कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो क्लियर ही है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट वी विल टेक 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 × 10⁻27 ऑफ किलोग्राम। ये चीज़ हमको पहले से याद होना चाहिए। हालांकि हम लोग केवल पावर को यूज़ करेंगे, पावर को यूज़ करके रफ आइडिया पता करेंगे कि भाई क्या है दोनों में से कौन सा फोर्स किस पर किस हद तक डोमिनेट करता है। ठीक है, देखना जैसे हमको बहुत चीज़ें क्लियर होंगी कि लो रेंज में कौन फोर्स डोमिनेट करता है और हाई रेंज में कौन फोर्स डोमिनेट करता है, और देखते हैं। तो सपोज दैट मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, आर डिस्टेंस पर रखे हैं। ठीक है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो पढ़े हो G m1
m2 by r square, mass of proton, mass of electron, mass of proton by r square. एंड इलेक्ट्रिक फोर्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, जो कि दोनों का चार्ज सेम होता है, इससे क्यू ई क्यू पी की जरूरत नहीं, सिर्फ क्यू। दैट इज अगर मैं के क्यू स्क्वायर लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। अब डिवाइड कर देते हैं, तो एफ जी बाई एफ ई इस जी एम ई एम पी बाई के क्यू स्क्वायर, आई स्क्वायर कैंसिल डाउन। अब ये जितनी वैल्यूज तुम देख रहे हो इन सारी वैल्यूज को चेक करेंगे, सिर्फ पावर को रख के चेक करेंगे, पूरा वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिर्फ पावर को रख देंगे, अंदाज मिल जाएगा हमको। तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट जैसा कि जानते हो 6.7 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, हम ये जानते हैं, ठीक है। तो सिर्फ 10 टू पावर -11 ही यूज़ करते हैं, तो कितना हो जाएगा 10 टू पावर -11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में 10 टू पावर -31 आता है, मास ऑफ प्रोटॉन में 10 टू पावर -27 आता है। के में 9 इंटू 10 टू पावर 9 ले लो, और दिस इज -19 का स्क्वायर है तो -38 हो जाएगा, ठीक। तो अब अगर मैं यहाँ से चेक करूँ एफ जी बाई एफ ई, तो -31 -32 एंड 32 एंड 27, ठीक है। तो 7 1 8 एंड 9 एंड 3 2 5 एंड 6, तो 10 टू पावर -69 एंड 10 टू पावर -38 प्लस 9 कितना हो जाएगा -29, ठीक, कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ऊपर ले जाओगे तो 10 टू पावर कितना हो जाएगा -40, या इसको मैं रिवर्स कर दूँ तो एफ ई बाई एफ जी विल बिकम 10 टू पावर 40, ठीक। यानी जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का 10 टू पावर 40 टाइम्स है, 2 गुना 3 गुना 10 गुना 5 गुना 100 गुना 1000 करोड़ लाख गुना नहीं, 10 टू पावर 40 गुना ज़्यादा है। तो जब कोई फोर्स इतना ज़्यादा होगा तो दूसरे फोर्स को तो खा जाएगा। तो लो रेंज पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जब बात होती है तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कहीं टिकता ही नहीं है। जो उनको डोमिनेट करता है, जो कंट्रोल करता है उस फेनोमेना को, दैट इज़ द ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स। इस बात को ध्यान रखो, समझो अच्छे से चीज़ों को। लो रेंज में जब हम देखते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहीं टिकता नहीं है। जो पूरे फिनोमेना को कंट्रोल करता है वो कौन फोर्स होता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। इस बात को ध्यान रखना, इस रेशो का देखना, इस वैल्यू का देखना, फैक्ट है, याद रखोगे, आगे बहुत जगह यूज़ करेंगे। और इस बात को भूलना मत कि इलेक्ट्रिक फोर्स डोमिनेट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स को एट दिस लेवल, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पेयर की बात थी। तो इसको कर लो तो फिर हम लोग आगे चलते एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन की बात भी करते हैं, ठीक है। एक मैं दूंगा, दूसरा तुम्हें करके दिखाना होगा, जल्दी कर लो। अब जैसे मान लो हमें चेक करना है फॉर इलेक्ट्रॉन पेयर, तो यहाँ पे अगेन इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ पर तो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, बाकी चार तो सब कुछ ऐसे ही रहेगा। तो बस -27 की जगह -31 आ जाएगा। हियर -62 -11 -73, इसको ऊपर ले जाओगे तो -44 आ जाएगा एंड दैट विल +44। देख लो, दो इलेक्ट्रॉन के बीच जो लगने वाला फोर्स है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात किया तो इलेक्ट्रॉन के बीच जो लगने वाला फोर्स है वो 10⁴ टाइम्स ज़्यादा है। तो दो इलेक्ट्रॉन जब पास होंगे तो उनका इलेक्ट्रिक फोर्स ही उनको कंट्रोल करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स की कहीं कोई मतलब वैल्यू ही नहीं रहेगी वहाँ पर भी, इतना ज़्यादा ये फोर्स है। और 10⁴ टाइम्स ये वैल्यू भी याद तक नहीं है, ठीक है। इसी मान लो अगर मैं तुमको कहूँ कि इलेक्ट्रॉन हो गया, चलो फॉर प्रोटॉन पेयर भी चेक कर लिया जाए, लगे हाथ, ठीक है। तो प्रोटॉन पेयर लोगे
तो यहाँ भी प्रोटॉन, यहाँ भी प्रोटॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन -27, -27, -54, -11 कितना हो जाएगा, -65, -65, -28 करोगे कितना हो जाएगा, -36 एंड बिकम +36। देख लो, तो दो प्रोटॉन के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो 10⁻36 टाइम्स ज़्यादा है ग्रेविटेशन फोर्स से। तो तीन चीज़ हमको यहाँ देखने को मिली, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात किया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन और प्रोटॉन। यहाँ रेशो आया 10⁻40, यहाँ रेशो आया 10⁻44, यहाँ रेशो है 10⁻36। ये फैक्ट अगर तुम याद कर लोगे तो तुमको बड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है, और तुमको एक आइडिया मिलेगा कौन सा फोर्स किससे कितना गुना ज़्यादा होता है, ठीक। तो आज की ये क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। आज हम लोगों ने बहुत कुछ समझा, क्वांटेशन प्रिंसिपल क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलॉम्स लॉ क्या होता है, और कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स में डोमिनेट कौन करता है, ठीक है। बट ये कुछ एक काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन क्लास था। अब नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो क्वेश्चंस लेकर के आएंगे कि कूलॉम्स लॉ पर कितने टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं और हमें कैसे सो करना होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इस क्लास में, और अगर इसमें कुछ डाउट हो तो बताना, विल एड्रेस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।